हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स और एजम्पशंस के बारे में। ओके, ये टोटल इन 14 है और अभी हम यहाँ पे ये 3 कॉन्सेप्ट्स देखने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ओके, जैसा आपको इसके नेम से ही क्लियर हो रहा है, गोइंग कंसर्न मीन्स कोई भी चीज कंटिन्यूसली चलने वाली है। ओके, तो अब यहाँ पे गोइंग ऑन जो आपका गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ओके, तो हम यही अज्यूम करते हैं कि वो जो है लंबे समय तक रन करने वाला है। ओके, लॉन्ग पीरियड के लिए रन करेगा। ओके, सो it is assumed that the business will continue to exist for a long period in the future. जब भी आप कोई बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, ओके, तो आपने सपोज कोई लोन लिया, तो जब आप लोन लेने जाते हैं बैंक में, तो बैंक क्या अज्यूम करती है कि आप वो अगर आप सपोज कोई बड़ा अमाउंट लेते हैं तो आप 10 ईयर्स 15 ईयर्स के लिए लेते हैं, तो वो यही अज्यूम कर रही है माइंड में कि हाँ, इनका बिजनेस स्टार्ट रहेगा और रन करेगा फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। उसी के बेस पे वो आपको लोन सैंक्शन करती है और आप भी वो लोन रेज करते हैं। ओके, तो जब भी हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करें, वी नेवर नो कि कल क्या होने वाला है। ओके, टुमारो इज अनप्रेडिक्टेबल, बट स्टिल वी ऑलवेज अज्यूम that whatever we are going to start will continue for a long period of time. Okay, so this is the main thing, and that is why we always differentiate between revenue expenditure and capital expenditure. Okay, जैसा हमने इसके बारे में पढ़ा था कि आपके जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं और जो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं, ओके, तो इनके बीच में हम डिफरेंशिएट भी इसी रीजन से करते हैं, क्योंकि हमें क्या लगता है कि हम जो ये बिजनेस स्टार्ट करा है हम इसे लंबे समय तक रन करने वाले हैं। तो जैसे जो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, तो वो क्या होता है, आप कोई ऐसा खर्चा करते हैं, मींस कोई ऐसा अमाउंट किसी चीज पे स्पेंड करते हैं जिसका बेनिफिट आप लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए उठाने वाले। वो आप अभी के अभी इसी अकाउंटिंग पीरियड में कंज्यूम नहीं करेंगे उसका बेनिफिट, वो आपको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक मिलता रहेगा। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मींस जैसे आपका कोई रेंट हो गया, आपने बिल्डिंग का रेंट इसी अकाउंटिंग पीरियड के लिए दिया है, तो वो आपको इसी अकाउंटिंग पीरियड के ओवर होने पे सारा कंज्यूम हो जाएगा। ओके, एग्जॉस्ट हो जाएगा वो खर्चा। फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ठीक है, वो भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में आता था। तो इस तरीके के जो भी खर्चे होंगे, रेवेन्यू एक्सपेंसेस होंगे, वो आपके उसी सेम अकाउंटिंग पीरियड में ओवर हो जाते हैं, मींस एग्जॉस्ट हो जाते हैं। बट कैपिटल एक्सपेंडिचर मींस अगर आपने कोई मशीनरी खरीदी और उस मशीनरी को आप क्या 1 ईयर तक ही यूज करेंगे? नो। अगर सपोज वो मशीनरी कुछ कॉस्टली है तो आप क्या सपोज करेंगे कि वो लॉन्ग टाइम तक चलेगी, उसकी एक आप यूजफुल लाइफ अज्यूम करेंगे कि 10 लाख की मशीनरी है तो एटलीस्ट 10 ईयर्स तो मैं अज्यूम कर सकता हूँ। ओके, तो वो मशीनरी आपको एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए बेनिफिट देगी। और इसलिए हम जो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं हम फिक्स्ड एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। मैंने आपको बताया था कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, आपकी एसेट की वैल्यू में जो रिडक्शन होती है वो खर्चा आप ईयर्स में डिवाइड करके हर ईयर में आप उसको थोड़ा थोड़ा डेप्रिसिएशन उस मशीनरी पे या किसी भी फिक्स्ड एसेट पे चार्ज करते हैं। तो यही रीजन है कि हम डेप्रिसिएशन को अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं। सपोज ये 10 लाख का मशीनरी है आपका, ठीक है, ये 10 लाख का मशीनरी है और इसका मैं 10% डेप्रिसिएशन चार्ज कर रही हूँ, वो भी हर अकाउंटिंग पीरियड में। तो सपोज मैंने ये 2021 में खरीदा और इसके आने वाले सालों में मैं आपका 10 लाख पर 10% डेप्रिसिएशन हर साल अपनी बुक्स में शो करूंगी। तो that is why we always assume that business is a going concern. Okay, तो ये वाला कॉन्सेप्ट तभी हम यहाँ पे यूज करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ सेकेंड कॉन्सेप्ट इज कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। अब भाई कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी होता है किसी भी वर्क में। जब भी हम कोई वर्क करते हैं तो उसमें कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी होता है, ताकि हमें उसके रिजल्ट्स भी अच्छे मिले, पॉजिटिव मिले। तो इसी
कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर अज्यूम करके चलते हैं, इस बिजनेस में ये कॉन्सेप्ट हम अप्लाई भी करते हैं। तो भाई ये कॉन्सेप्ट आपको ये बताता है कि जब भी आप कोई मेथड या कोई प्रिंसिपल अपनी अकाउंटिंग करते टाइम कोई अडॉप्ट करेंगे तो वही सेम मेथड सेम प्रिंसिपल आप आने वाले ईयर्स में भी उसे ही अडॉप्ट करेंगे। ये नहीं कि आपने आज ये वाला मेथड यूज करा और नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में आपने अपना वो मेथड चेंज कर लिया। नो, इफ यू आर चूजिंग एनी वन ऑफ द मेथड्स तो आप क्या करेंगे, उसी सेम मेथड को आगे भी कंटिन्यूस जारी रखेंगे। ओके, तो कंसिस्टेंसी मींस यूनिफॉर्मिटी, यानी कि अगर आप सेम मेथड से कोई भी चीज कैलकुलेट करते हैं तो आपके रिजल्ट्स को आप कंपेयर भी कर पाएंगे। अदरवाइज यू कांट कंपेयर योर रिजल्ट्स इन ईच अकाउंटिंग पीरियड। ओके, सो इट स्टेट्स दैट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स शुड रिमेन कंसिस्टेंट। ओके, क्या रहने चाहिए, कंसिस्टेंट रहने चाहिए। क्या रहने चाहिए, आपके मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स जो भी आप यूज कर रहे हैं बिजनेस में, फ्रॉम वन ईयर टू अनदर। क्यों करने चाहिए बेटा, इन ऑर्डर टू इनेबल द मैनेजमेंट। क्या करता है ये, मैनेजमेंट को इनेबल करता है ताकि वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को और आपकी बैलेंस शीट को कंपेयर कर पाए फॉर अ डिफरेंट पीरियड्स। ओके, सो यहाँ का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होगा आपका, सपोज ये जो हमने अभी डेप्रिसिएशन चार्ज किया था ना, तो डेप्रिसिएशन आपका 2 मेथड से यहाँ पे चार्ज होता है। आपकी 11th में तो हालांकि वैसे बहुत मेथड्स हैं, बट अभी 11th में आप 2 मेथड सीखने वाले हैं, आगे चैप्टर आएगा आपका। तो उसमें एक तो होता है आपका स्ट्रेट लाइन मेथड। ये मेथड बहुत इजी होता है, ओके, बट स्टिल ज्यादातर अकाउंटिंग फर्म्स इसको छोड़ करके WDV मेथड को अडॉप्ट करती हैं। ओके, दैट इज रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ओके, तो ये 2 मेथड्स हैं आपके डेप्रिसिएशन चार्ज करने के। अब सपोज अगर आपने किसी भी अकाउंटिंग पीरियड में जब भी आपने बिजनेस स्टार्ट करा, ओके, तो आपने ये स्ट्रेट लाइन मेथड चूज करा। ओके, तो अगर आप स्ट्रेट लाइन मेथड चूज करते हैं तो यू विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट ईयर्स। ओके, आप यही करेंगे, इसी मेथड पे रहेंगे, you will continue with this method only, otherwise you can't compare the results। अभी आप इस मेथड को यूज करके डेप्रिसिएशन चार्ज करिए, आपका रिजल्ट डिफरेंट आएगा, और WDV से अगर आप चार्ज करेंगे तो आपका रिजल्ट डिफरेंट आएगा। ओके, डेप्रिसिएशन का रेट ही चेंज हो जाता है, मींस आपका अमाउंट ही चेंज हो जाता है। तो आप पहले ही चूज कर लीजिए कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है, एंड यू शुड कंटिन्यू विद द सेम मेथड, ओके, सो दैट यू कैन कंपेयर द रिजल्ट्स। अंडरस्टूड? नाउ दिस इज द थर्ड कॉन्सेप्ट, दैट इज अक्रूवल कॉन्सेप्ट। बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए मैंने यहाँ टिक भी किया हुआ है, और ये एग्जाम्स में पूछा भी बहुत ज्यादा है। सो इसे आप ध्यान से देखिएगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को इसमें थोड़ा सा इशू रहता है। ओके, तो क्या है होता है ये अक्रूवल कॉन्सेप्ट। अक्रूवल कॉन्सेप्ट का बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है, भाई जो चीज आपने जब करी है, भले ही उसका अमाउंट, मीन्स जैसे सपोज आपने कोई परचेजेस करी है और आपने उसका अमाउंट अभी पे नहीं करा है, स्टिल आप क्या करेंगे, अपना वो परचेजेस को अपनी बुक्स में इसी अकाउंटिंग पीरियड में शो कर देंगे। ओके, हालांकि आपने वो क्रेडिट पे लिया है, बट स्टिल आपने लिया तो इसी अकाउंटिंग पीरियड में। अब बात करते हैं अकाउंटिंग पीरियड। ओके, ये हमारा कैलेंडर ईयर होता है, 1 जनवरी टू 31 मार्च, ओह सॉरी 31 दिसंबर, सॉरी। ओके, भाई हमारा ईयर खत्म हो जाता है ना, हम यही अज्यूम करके चलते हैं, 1 जनवरी को हमारा न्यू ईयर लगता है, 31 दिसंबर को खत्म हो जाता है। बट फाइनेंशियल ईयर क्या होता है आपका, फाइनेंशियल ईयर मीन्स जो कि अकाउंटिंग करते टाइम हम यूज करते हैं। ओके, तो दैट इज 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ओके, सारे बिजनेस एंटरप्राइज मोस्ट ऑफ द यही यूज करते हैं अपने अकाउंटिंग करते टाइम, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो ये जो फाइनेंशियल ईयर है, इस फाइनेंशियल ईयर में आपने कोई भी परचेजेस करी, कोई भी एक्सपेंसेस करे, भले ही आपने क्रेडिट पे करे हो, ओके, बट स्टिल यू विल शो दोज एक्सपेंसेस, दोज परचेजेस इन द सेम ईयर, ओके, इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड। बट और अगर आपने कोई सेल्स भी करी है, ओके, और उस सेल्स को आपने क्रेडिट पे किया, मीन्स यू हैव नॉट रिसीव्ड एनी अमाउंट येट,
आपने कोई भी अमाउंट उसके लिए नहीं मिला है, बट स्टिल कहाँ शो करेंगे आप, इसी सेम अकाउंटिंग पीरियड में। आपको अमाउंट बाद में मिलेगी, बट आपने शो कहाँ किया है, यहीं पर। बिकॉज आपको क्या करना है, आपको सारी फाइनेंशियल पोजीशन को अगर जानना है, ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन जाननी है, तो आपको इस अकाउंटिंग पीरियड के जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जितनी भी आपके परचेजेस हैं या जितनी भी इनकम्स हैं, सब कुछ आपको इसी सेम अकाउंटिंग पीरियड में शो करना होता है। अंडरस्टूड? तो अब देखिए, टू एसर्टेन द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज, एंटरप्राइज की ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए आप क्या करेंगे, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। भाई हम एंड में ही करते हैं सारी पूरी जो अपने रिजल्ट्स निकालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये तो एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड ही होता है। तो सारे एक्सपेंसेस और इनकम्स को जो भी इस अकाउंटिंग पीरियड से रिलेट कर रहे हैं वो आप यही रिकॉर्ड करेंगे। ओके, ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम्स रिलेटिंग टू द अकाउंटिंग पीरियड आर रिकॉर्डेड वेदर एक्चुअल कैश हैज बीन पेड, या आपने करा हो या ना करा हो, या रिसीव हुआ हो या ना हुआ हो, बट स्टिल यू विल शो हियर ओनली। तो ये आपका क्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है। अंडरस्टूड? अब यहाँ तक आपको आई होप क्लियर हो गया है, और अगर आपको फिर भी कोई इश्यूज हैं, यू कैन रिवाइंड द वीडियो। और आप अगर अभी तक आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू सब्सक्राइब सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशंस ऑन टाइम। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो। थैंक यू।